बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शमसुल आमीन। वेलकम टू बूम अकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स सेकंड ईयर। फिजिक्स 12 का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहला टॉपिक है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज हमारे पास क्या है? तो चार्ज हमारे पास वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक पार्टिकल या एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। अट्रैक्ट और रिपेल। अब ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में सिर्फ हम बात करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल की चार्जेस की। सो फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लूँ तो एक इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास क्या होता है? इस इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह हमारे पास अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो हमारे पास बराबर है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम। ये आप लोग याद रख के इसको हम बार बार यूज करेंगे। दूसरी बात चार्ज के बारे में ये याद रखें कि चार्ज हमारे पास हमेशा क्वांटाइज होती है। इस तरह हमारे पास प्रोटॉन की एनर्जी क्वांटाइज थी, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है या चार्ज ऐसी ही हमारे पास क्वांटाइज है। अगर चार्ज हमारे पास क्यों है तो चार्ज हमेशा हमारे पास इन इस ई का मल्टीपल होगा। इन कैन बी 1 2 3 4। या फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो ये चार्ज ई होता है, या 2 ई होगा, या 3 ई होगा। इसका मतलब है कि चार्ज जो है हमेशा मल्टीपल ऑफ ई होगा। दिस एन कैन बी एनी नंबर 1 2 3 4। सो एन हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास होल नंबर होगा। इसी चार्जेस हमारे पास जो है हमारे पास इस तरह पॉसिबल नहीं है 1.5 को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि चार्ज मेरे पास क्या है? चार्ज मेरे पास हो गया क्वांटाइज। अब जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ एक साइंटिस्ट कूलम ने बनाया था। उस कूलम लॉ ने कहा था कि जब भी हमारे पास टू चार्जेस होते हैं, जो भी चार्जेस है हमारे पास, इन दो चार्जेस के बीच जो है एक फोर्स होती है, और वो फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ दिस बोथ चार्जेस। और यही फोर्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दो इक्वेशन को मैं कंबाइन करूँ तो मेरे पास आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सही है। अब ये फोर्स जो है, दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्जन। इस तरह हमें पता है कि अगर सेम चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अगर हमारे पास अपोजिट चार्जेस है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो फिर हमारे पास क्या होगा? ये दो चार्जेस हमारे पास क्या होगी? अट्रैक्ट होगी। सेम रूल्स अप्लाइज हेयर। अगर दोनों हमारे पास इस तरफ पॉजिटिव है तो इस केस में दोनों क्या होगी? रिपेल होगी। अब इस इक्वेशन में अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाऊं, F इज इक्वल टू K1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ। सही है, दिस इज द फाइनल इक्वेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। यहाँ पर जो के है, के हमारे पास बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ द परमिटिविटी है, इस परमिटिविटी की वैल्यू हमारे पास है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻11। और इसको अगर मैं यहाँ पर पुट कर लूँ तो के की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर जो यूनिट्स है मेरे पास वो रट्टा कर लेते हैं। यूनिट्स रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर देख ले के मैं फाइंड कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगी एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। तो मेरे पास यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। ये मेरे पास के का यूनिट हो गया। अब यहाँ पर देख ले कि के मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट को, तो इसका यूनिट जो है उलट होगा N-1 M-2 C+2। जस्ट मैंने चार्ज जो है उसकी साइन चेंज कर दिया। जो यूनिट्स था मैंने पावर की चार्ज जो पावर थी उसकी मैंने जो है प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया। तो ये मेरे पास यूनिट आ गया एप्सिलॉन नॉट का। अब ये याद रखें कि चार्ज जो है हमारे पास अगर अपोजिट होंगे तो मेरे पास क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और रिपेल तब होगी जब चार्ज मेरे पास क्या होंगी? सेम होंगी।
अब ये जो बात हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं वैक्यूम की। ये जो मेरे पास वैल्यू आ गई कूलम्स लॉ की, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, लेकिन ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। सही है। और ये मेरे पास इक्वेशन पूरा आ गया, K/Q1/Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ मीडियम की, तो फिर मैं उस फार्मूले में क्या करूँगा, फार्मूले में ई लिखूँगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, फिर वहाँ पर वैक्यूम की बजाय मैं लिखूँगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो मेरे पास उस केस में फार्मूला बनेगी 1 = 4 पाई एप्सिलॉन Q1/Q2 आर स्क्वेयर। सो दिस वाज फॉर वैक्यूम, और ये मेरे पास कूलम्स फार्मूला है फॉर मीडियम। मीडियम कैन बी वाटर, मीडियम कैन बी एयर, इट कैन बी एनीथिंग। अब मज़े की बात यह है कि ये ई जो है ये हमारे पास फाइंड करना मुश्किल होता है। जिस तरह हम रिलेटिव परमिटिव विस्कोसिटी फाइंड करते हैं ना, इस तरह विस्कोसिटी हाइगन-पॉइसली इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं, वो हमारे पास मुश्किल तरीका है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करेंगे रिलेटिव विस्कोसिटी की तरह। सही है। सो रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास ये है ई आर, जो हमारे पास ई डिवाइड बाई ई नॉट के बराबर है। ये ई मेरे पास परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये मेरे पास परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। इसको अगर मैं यहाँ पर पुट कर लूँ, इससे अगर मैं यही ई फाइंड कर लूँ, यहाँ पर आ जाएगा, मेरे पास बन जाएगा ई नॉट ई आर। तो इसको अगर मैं यहाँ पर पुट कर लूँ, 1/4 पाई ई नॉट ई आर Q1/Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ऊपर आप देख ले, यहाँ पर ई नॉट था, यहाँ पर ई नॉट भी है, एक्स्ट्रा ई आर है। सो मैं अगर ऊपर की तरह इसको बनाऊँ तो मेरे पास बन जाएगा 1/4 पाई ई नॉट। इस ई आर को मैं साइड पर कर लेता हूँ, Q1/Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। और ये मैं बात कर रहा हूँ फोर्स इन मीडियम। ये जो मेरे पास अब आ गया, दिस इज़ द फोर्स इन वैक्यूम। ये मेरे पास ऊपर मैंने फाइंड किया था, तो मैं इसको इस तरह का, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/E_R फोर्स इन वैक्यूम। ई आर मेरे पास आ जाएगा फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। सो याद रखें कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये मेरे पास बराबर हो गई फोर्स इन वैक्यूम फोर्स इन मीडियम। ई आर मेरे पास बराबर है ई डिवाइड बाई ई नॉट। अब याद रखें कि फोर्स इन वैक्यूम हमेशा हमारे पास बड़ा होता है फोर्स इन मीडियम से, उसी वजह से ई आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होंगी 1 से। ये 1 से ग्रेटर है, इसी वजह से ई मेरे पास ज़्यादा है ई नॉट से। तो ये जो है आप लोग ये याद रखें, दीज 4 वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एंट्री टेस्ट में क्या आएगा, एंट्री टेस्ट में इस तरह इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एंट्री टेस्ट में इसी कूलम लॉ को ये देख ले, F इज इक्वल टू के Q1/Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट कंडीशंस पर, और उन्हीं कंडीशन से जो है एमसीक्यूज आएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं। केस नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच फोर्स क्या होगा, तो वो मेरे पास होगा कि E1, दोनों में इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई है, तो मेरे पास बनेगा 2E² डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। अगर मेरे पास दो प्रोटॉन हैं, तो यहाँ पर आप लोग केस 3 भी देख लें। अगर दो इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन हैं, तो कौन से पर फोर्स ज़्यादा होगा। तो याद रखें कि अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2। और ये चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो बराबर होता है प्रोटॉन का चार्ज। इसमें ये मेरे पास नेगेटिव होता है, ये जस्ट पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो अगर इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दो प्रोटॉन्स हैं, दोनों पर चार्ज सेम है, ये जस्ट माइनस ई है और ये प्लस ई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, जस्ट साइन अपोजिट होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर माइनस ई, मेरे पास -E² आ जाएगा क्यू की बजाय, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा E²। सही है। यहाँ पर भी मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस। तो ये देखें,
दोनों का फोर्स जो है सेम है। सो लेकिन दोनों में जो फोर्स होगा वो भी रिपल्सिव होगा। अब केस नंबर 4 देख ले, अगर एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन है, फिर फोर्स क्या होगा? फिर भी मेरे पास ये सेम आएगा, F इज इक्वल टू प्लस ई माइनस ई। तो मेरे पास आ गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पर माइनस ई स्क्वायर जो है हमें बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा। माइनस मीन फोर्सेस अट्रैक्टिव, और प्लस जो आया था, प्लस मीन फोर्सेस रिपल्सिव। अब केस नंबर 5 देख ले, अगर हमारे पास दो न्यूट्रॉन है तो कूलम्बिक फोर्स क्या होगा इनके बीच? तो याद रखें कि न्यूट्रॉन पर क्यू ज़ीरो होता है, तो एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एफ इज इक्वल टू के, क्यू वन में ज़ीरो पुट करेंगे, क्यू टू में ज़ीरो, आर स्क्वायर, तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। सो दो न्यूट्रॉन्स के बीच जो है वो फोर्स क्या होता है? वो ज़ीरो होता है। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, तो दो मेरे पास बीटा पार्टिकल्स है, दो मेरे पास गामा पार्टिकल्स है, किसमें फोर्स कम होगा, किसमें फोर्स ज़्यादा होगा? सो पहले गामा को देख ले। गामा पर, गामा पार्टिकल्स जो है या गामा रेज जो है, उस पर हमारे पास क्या है? गामा रेज में हमारे पास इसकी जो है ये चार्जलेस है, मीन्स नो चार्ज। क्यू मेरे पास जीरो है, सो एफ मेरे पास क्या होगा? जीरो होगा। अब बीटा पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज हो, यहाँ पर फोर्स होगी। अब अल्फा पार्टिकल दो प्रोटॉन्स है और दो न्यूट्रॉन्स है, ये दो न्यूट्रॉन्स पर तो चार्ज नहीं है, लेकिन अल्फा पार्टिकल की मिसाल इस तरह है कि दो प्रोटॉन इस साइड पर है, दो प्रोटॉन इस साइड पर, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगी। इलेक्ट्रॉन में बीटा पार्टिकल एक एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर दो दो प्रोटॉन है, सो दो दो प्रोटॉन की फोर्स ज़्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल पर फोर्स ज़्यादा होगी इस कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। याद रखें कि इस अल्फा पार्टिकल की फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा है और ये प्रोटॉन से भी ज़्यादा है। लेकिन याद रखें कि बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इन दोनों तीनों के बीच जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है? सेम है, क्योंकि तीनों हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह अगर ग्राफ का एमसीक्यू पूछे केस 7 कि आप एफ और 1/x² के बीच अगर ग्राफ है, या एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर मीन्स रेडियस, इसके बीच ग्राफ है, तो क्या होगा? ये किस तरह बनेगा? सो दिस इज इनवर्सली। ये भी याद रखें कि अगर सेम ग्राफ Q1 है, लेकिन एक एक्सिस पर फोर्स है और दूसरे एक्सिस पर मेरे पास 1/x² है, तो याद रखें कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है 1/x² को। स्क्वायर को इन्वर्सली है, 1/x² को डायरेक्टली है, फिर ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा? स्ट्रेट बनेगा। अगर केस नंबर 9, एक दो चार थे मेरे पास, Q1, ये Q2, मैंने क्या किया? इस Q1 को डबल किया, 2Q1 कर दिया, तो फिर मेरे पास फोर्स क्या बनेगा? तो मेरे पास इस Q1 Q2 आर स्क्वायर आ रहा था, तो इस केस में फोर्स बनेगा 2Q1 Q2 आर स्क्वायर, एफ डैश, एफ डैश बनेगा 2 के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया डबल। सो अगर इस पर फोर्स 5 न्यूटन है, तो इस पर फोर्स जो है 10 न्यूटन होगा। सही है। सो इस केस में याद रखें कि अगर एक फोर्स को मैं डबल कर लूँ, तो वो मेरे पास सारी, अगर एक चार्ज को मैं डबल कर लेता हूँ तो फोर्स मेरे पास क्या होगा? डबल होगा। इसी तरह केस नंबर 11, अगर ये हमारे पास Q1 था, ये Q2 था, अगर इसको मैं 2Q1 कर लूँ, डबल कर लूँ, इसको मैं भी डबल कर लूँ, तो तब क्या होगा? तो मुझे पता है कि एफ डैश बनेगा के 2Q1 2Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू 4 के Q1 डिवाइड Q2 आर स्क्वायर, तो एफ डैश बनेगा 4F। तो अगर मैं दोनों चार्जेस को डबल कर लेता हूँ तो फोर्स जो है मेरे पास 4 टाइम इंक्रीज होगा। केस नंबर 12, अगर मैं दोनों क्यू को डबल कर लूँ और दोनों क्यू को 2 टाइम्स कर लूँ, और आर को मैं क्या कर लूँ? हाफ कर लूँ, तो फिर क्या होगा? सो एफ इज इक्वल टू के, हर एक चार्ज को मैंने डबल किया है और आर को मैंने हाफ किया है। सो याद रखें कि यहाँ पर मैं आर स्क्वायर बाई 2 नहीं लिख सकता, ये स्क्वायर जो है
ये फार्मूले में इस आर पर था, सो इस आर को मैंने यहाँ किया है, सो इस वजह से स्क्वायर इन दोनों पर है। सो टू टू जार फोर, फोर के KO1 KO2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू टू जार फोर। तो इस फोर को मैं ऊपर ले जाता हूँ, मेरे पास बनेगा 16, और ये बाकी तो मेरे पास एफ है, सो एफ। सो अगर मैं दोनों चार्जेस को डबल कर लूँ, रेडियस को हाफ कर लूँ, डिस्टेंस को, तो मेरे पास एफ डैश क्या होगा, 16 एफ बनेगा। इसी तरह अगर ये आप देख लें तो केस नंबर 13, अगर मेरे पास चार चार्जेस, फोर चार्जेस हैं, 1 2 3 4 चार्ज ABCD, तो किन दो चार्जेस के बीच जो है वो फोर्स मैक्सिमम ज़्यादा होगा, और किन दो के बीच जो है वो फोर्स कम होगा। अगर हमारे पास क्या है, सारे चार्जेस अगर सपोज मेरे पास सेम है, तो आप सोच ले किस तरह होगा। ये चार मेरे पास चार्जेस है ABCD, आप सोचें कि किन दो के बीच फोर्स कम होगा और किन दो के बीच फोर्स ज़्यादा होगा। अगर कूलम्बिक लॉ की बात कर लो तो K इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इफ चार्जेस आर सेम। सारी चार्जेस सेम है, और जिन दो के बीच आर ज़्यादा होगी उन दो के बीच फोर्स कम होगी। आर ज़्यादा फोर्स कम, सो ये देख ले, ये दो जो है AD, ये सबसे दूर है, इनमें फोर्स कम होगा। इसी तरह ये दो बहुत दूर है, इन दो में भी फोर्स जो है कम होगा। इसी तरह ये दो जो है ये एक दूसरे के करीब है, तो इन दोनों जो में फोर्स आर की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर फोर्स जो है मैक्सिमम होगा। इसी तरह ये दोनों जो है भीड़ है, और ये जो है इन दोनों दोनों की वैल्यू बाकी दो के बीच होगी। तो AC में सबसे ज़्यादा है, और AC और BD दोनों सेम है, सही है। AC और BD ज़्यादा है किस चीज़ से, CD, और CD बराबर है AB के, और फिर ये दोनों सबसे बड़े किस चीज़ से, AD, जो बराबर है मेरे पास BC के। तो दिस इज द रिलेशन। केस नंबर 14, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्बिक फोर्स है, दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन, दो बीटा पार्टिकल्स, इन तीनों के लिए ये फोर्सेस जो है मेरे पास क्या होगी, F1 F2 F3, ये तीनों हमारे पास क्या होगी, ये सेम होगी। डायरेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा, यहाँ पर जस्ट मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की। लेकिन इस केस में देखें, तीनों की चार्ज सेम है, तीनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर मैं यहाँ पर फोर्थ वन एक एक्स्ट्रा केस ऐड कर लूँ, वन इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये F4 जो है स्टिल ये सेम होगा F1 F2 F3 का, लेकिन जस्ट मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन फोर्थ वन का डिफरेंट होगा। अगर मैं एक एक केस एक्स्ट्रा ऐड कर लूँ, इलेक्ट्रॉन और दूसरा न्यूट्रॉन हो, तो याद रखें कि फोर्स तब होगा जब चार्जेस हमारे पास दो होंगे। यहाँ पर मेरे पास इस पर चार्ज है लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है, तो अगर मैं पुट कर लूँ के Q1, लेकिन अगर Q2 के बजाय ज़ीरो ऐड कर लूँ, तो कूलम लॉ के मुताबिक मेरे पास जो है फोर्स ज़ीरो है। तो इन चारों में से जो है फोर्स सेम है, और इसमें फोर्स मेरे पास क्या है, ज़ीरो है। फोर्स कब ज़ीरो होगा, जब मेरे पास दो न्यूट्रॉन्स होंगे, जब मेरे पास दो गामा पार्टिकल्स होंगे, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा और दूसरी पॉजिटिव साइड में न्यूट्रॉन होगा, तो इन केसेस में मेरे पास जो है फोर्स ज़ीरो होगा। रीज़न मेरे पास ये है कि अगर एक न्यूट्रॉन पर भी चार्ज नहीं है और गामा पार्टिकल्स पर भी चार्ज नहीं है। और एक बात और याद कर लें कि अगर केस नंबर 14 ये वाला हो गया, दिस वाज 15, दिस इज 16 नंबर केस, याद रखें कि अगर मेरे पास एक चार्ज है 10 कूलम,
दूसरा चार्ज है 1 कूलम। तो याद रखें, ये जो फोर्स हम फाइंड करते हैं एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये इन दोनों की फील्ड से म्यूचुअली बनता है। सो ये फोर्स जो है दोनों का सेम होगा, इनकी रेशो 1 होगी। इस तरह नहीं होगा कि ये बड़ा जो इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, ये 1 कम अप्लाई करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम, ये दोनों पर सेम होगा। सही है। अब ये भी याद रखें कि जिस बैलेंस से या जिस अपरेटस से कूलम ने ये चार्ज स्टडी की थी, वो अपरेटस को हम कहते हैं टार्शन बैलेंस। ये आप लोग याद रखें कि टार्शन बैलेंस वो अपरेटस है जो हमारे पास कूलम ने चार्जेस को स्टडी के लिए यूज़ किया था। और एक्स्ट्रा पॉइंट की जो हमारे पास ई आर है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या ये हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी। सही है। और अगर आपसे पूछ लें कि फोर्स वैक्यूम में ज़्यादा होगा फोर्स मीडियम में, तो फोर्स इन वैक्यूम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम। और ई हमारे पास वैक्यूम का कम होता है ई ऑफ द मीडियम। ये हमारे पास थे कुछ पॉइंट्स अबाउट कूलम्स लॉ। सही है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही अपलोड करेंगे।